Hey everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is lecture number 5 of MP Accommodation Control Act. आज की वीडियो में हम सेक्शन 12 को पढ़ेंगे जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप पूरे एमपी अकोमोडेशन एक्ट को देखें तो सेक्शन 12 को आप पाएंगे कि दिस इज़ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट सेक्शन एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, मेंस में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। एंड अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम एमपी अकोमोडेशन एक्ट को हैंड रिटन नोट्स के साथ प्रॉपरली पढ़ रहे हैं। सभी नोट्स को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एंड वेरियस अदर वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ ऑफ कंप्यूटर, इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, एमपी स्टेट स्टैटिक जीके एंड प्रीवियस वीडियोज़ ऑफ एमपी अकोमोडेशन एक्ट, सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ से आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, सो हम देखिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 12। जब आप सेक्शन 12 की हेडिंग अगर देखते हैं सो दैट इज़ रेस्ट्रिक्शन ऑन द एविक्शन ऑफ टीनेंट। टीनेंट को एविक्ट करने के लिए, मतलब टीनेंट को बाहर निकालने के लिए, किराएदार को बाहर निकालने के लिए रेस्ट्रिक्शंस कुछ यहाँ पर लगाई गई हैं। सो इस हेडिंग को देख करके हमें ऐसा लगता है कि सेक्शन 12 जो है वो टीनेंट को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि उसको एविक्ट ना किया जाए, क्योंकि उसके एविक्शन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात यहाँ पर की जाएगी। बट जब आप सेक्शन 12 को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि सेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ अ मिक्स्ड ऑब्जेक्टिव। मिक्स्ड किस तरह से कि सेक्शन के अंदर जब आप कुछ ग्राउंड्स पढ़ेंगे तो टोटल आपको 16 ऐसे ग्राउंड्स मिलेंगे फ्रॉम ए टू पी, जो कि बात करते हैं कि किन किन ग्राउंड्स के बेसिस पर टीनेंट को एविक्ट किया जा सकता है, कब कब टीनेंट को एकोमोडेशन से बाहर निकाला जा सकता है। सो मीन्स यहाँ पर लैंडलॉर्ड को एक बेनिफिट दिया जा रहा है या लैंडलॉर्ड के फ़ायदे की बात है कि किन किन ग्राउंड्स को वो ले सकता है और टीनेंट को बाहर निकाल सकता है। प्लस लेकिन जब आप सेक्शन 12 के सबसेक्शन 3 टू सेक्शन 11 को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन भी दी गई हैं टू द टीनेंट, जिसके बेसिस पर टीनेंट को एविक्ट नहीं किया जाएगा एंड टीनेंट क्लेम कर सकता है कि वो इन प्रोटेक्शन में आता है कहीं ना कहीं एंड उसको एविक्ट ना किया जाए। सो सेक्शन 12 इज़ अ मिक्स्ड सेक्शन जो कि लैंडलॉर्ड एज वेल एज टीनेंट दोनों के ही अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। सो अब हम देखते हैं सेक्शन 12 में क्या लिखा है। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 दैट इज नो सूट शैल बी फाइल्ड इन सिविल कोर्ट फॉर द एविक्शन ऑफ अ टीनेंट एक्सेप्ट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। यहीं से देखिए बात क्लियर हो जाती है कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के अंदर फ्रॉम ए टू पी आपको टोटल 16 ग्राउंड्स देखने को मिलेंगे जिसके बेसिस पर टीनेंट को एविक्ट किया जा सकता है, उसको एकोमोडेशन से बाहर निकाला जा सकता है। सो क्या वो ग्राउंड्स हैं? फर्स्ट वन इज द टीनेंट हैज़ नॉट पेड द रेंट इवन आफ्टर 2 months ऑफ द नोटिस गिवन बाय लैंडलॉर्ड। टीनेंट ने किराया नहीं दिया और किराया ना देने के बाद लैंडलॉर्ड ने क्या किया, टीनेंट को नोटिस दिया कि तुमने किराया नहीं दिया है, मेरा किराया दो। उसके बावजूद भी, नोटिस के बाद भी 2 महीने तक यदि टीनेंट रेंट पे नहीं करता है देन इस ग्राउंड पर टीनेंट को एविक्ट किया जा सकता है, उसको एकोमोडेशन से बाहर निकाला जा सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट ग्राउंड। यहाँ से देखिए प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बनेगा अबाउट दिस टाइम पीरियड दैट इज़ 2 months। इस तरह से यहाँ से आपसे ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं कि 2 months, 3 months। तो आपको याद रखना है कि यदि टीनेंट ने 2 months तक रेंट पे नहीं किया इवन आफ्टर नोटिस। सेकेंड देखिए क्या ग्राउंड है, द टीनेंट अनलॉफुली सबलेट द होल और एनी पार्ट ऑफ एकोमोडेशन। यदि जो टीनेंट है वो एकोमोडेशन को पूरी तरह से या एकोमोडेशन के किसी पार्ट को अनलॉफुली सबलेट कर देता है,
अनलॉफुल सबलेट का क्या मतलब है कि यदि टीनेंट किसी अन्य पर्सन को एज अ टीनेंट रख लेता है उस एकोमोडेशन में एंड इवन वो लैंडलॉर्ड को भी इस बारे में नहीं बताता, देन दिस इज अनलॉफुल सबलेटिंग और इसके बेसिस पर भी टीनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द टीनेंट क्रिएट्स न्यूसेंस। यदि टीनेंट किसी भी प्रकार का कोई न्यूसेंस क्रिएट करता है या कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से जो लैंडलॉर्ड है वो एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है, लैंडलॉर्ड का जो हित है, उसका जो अधिकार है वो किसी ना किसी तरह से प्रभावित हो रहा है, देन ऐसे सिचुएशन में भी लैंडलॉर्ड इस ग्राउंड को ले सकता है और टीनेंट को एविक्ट कर सकता है। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविज़ो आपको देखने को मिलता है। देखिए ये सभी चीज़ें आप साथ के साथ अपने बैरक में मार्क करते चलें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्लस देखिए यहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड्स हैं और इसीलिए आपको क्या करना है, इनको किस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब पूरे बैरक में सब कुछ याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको क्या करना है, उस पूरी लाइन में एक कीवर्ड इस तरह से आप मार्क करें एंड इस कीवर्ड से ही आपको पूरा का पूरा ये याद हो जाएगा कि ए पॉइंट में क्या लिखा है, बी में क्या लिखा है। केवल आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस नोट्स में भी हमने अंडरलाइन किया हुआ है, तो जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इन्हीं को आप अपने बैरक में भी साथ के साथ अंडरलाइन करते चलें। सो यस, द प्रोविज़ो क्या कहता है कि यदि जो टीनेंट है वो एकोमोडेशन के किसी पार्ट को ऑफिस के लिए यूज़ कर रहा है, तो केवल इस वजह से कि उस एकोमोडेशन को ऑफिस के रूप में यूज़ किया जा रहा है, इसकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि लैंडलॉर्ड किसी गलत तरह से अफेक्ट हो रहा है या लैंडलॉर्ड का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या पॉइंट है, द एकोमोडेशन इज अनयूज्ड फॉर 6 months। यदि जो टीनेंट है उसने एकोमोडेशन को 6 महीने तक यूज़ ही नहीं किया, कि सपोज़ जो किराएदार है उसने मकान किराए पर लिया लेकिन वो वहाँ पर आके रहना शुरू ही नहीं करता, 6 महीने बीत गए और उसके बाद भी उसने वहाँ पर रहना शुरू नहीं किया, या फिर किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए उसने एकोमोडेशन लिया था और वो वहाँ पर अपना बिजनेस शुरू नहीं करता 6 months तक, मीन्स अनयूज उसने उस एकोमोडेशन को छोड़ दिया 6 महीने तक। सो यहाँ से भी आपसे अगेन प्रीलिम्स में क्वेश्चन फ्रेम होगा रिलेटेड टू दिस टाइम पीरियड। नेक्स्ट आपका आता है ई पॉइंट, दैट इज एकोमोडेशन लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। यदि किसी एकोमोडेशन को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, मतलब वहाँ पर घर के लिए, एक तरह से रहने के लिए आपको वो दिया गया है, एंड उसके बाद जो लैंडलॉर्ड है वो क्या कहता है कोर्ट में आकर के कि मुझे इस एकोमोडेशन की बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है, मुझे ये एकोमोडेशन गुड फेथ में चाहिए, एंड प्लस वो ये कहता है कि मुझे या तो यहाँ पर खुद रहना है या फिर मेरे किसी फैमिली मेम्बर को मुझे यहाँ पर रहने के लिए चाहिए, प्लस वो ये भी कहता है कि मेरे पास कोई अन्य ऐसा सूटेबल एकोमोडेशन नहीं है जहाँ पर मैं रह सकूँ, या मेरा वो फैमिली मेम्बर जिसके लिए मुझे ये एकोमोडेशन चाहिए उसको मैं कोई अन्य सूटेबल ऐसा एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, इसीलिए वो चाहता है कि टीनेंट को एविक्ट कर दिया जाए और एकोमोडेशन वापस लैंडलॉर्ड को दे दिया जाए, क्योंकि उसकी खुद की बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है। ओके, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। जब आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के बारे में बताइए, या फिर रेजिडेंशियल बेसिस पर किस तरह से टीनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि लैंडलॉर्ड को प्रूव करनी होंगी। फर्स्ट, लैंडलॉर्ड को प्रूव करना होगा कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है, एंड सेकेंड उसे ये भी प्रूव करना होगा कि उसके पास कोई अन्य सूटेबल एकोमोडेशन इस तरह का नहीं है। ओके, next we come to clause F, that is accommodation is let out for non residential purposes। यदि जो accommodation है उसको non residential purpose के लिए दिया गया है, मतलब किसी business purpose के लिए, कोई office work के लिए उसे let out किया गया है,
एंड यहाँ पर भी सेम यही दो बातें हैं कि यदि लैंडलॉर्ड ये प्रूव कर देता है कोर्ट में कि उसे उस एकोमोडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बोनाफाइड उसे ज़रूरत है, बोनाफाइड मीन्स इन गुड फेथ, गुड फेथ में उसे वो एकोमोडेशन चाहिए अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए, या फिर अपने बेटे का कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, या उसकी अनमैरिड डॉटर है, यहाँ पर देखिए याद रखें डॉटर के लिए लिखा हुआ है अनमैरिड डॉटर, कि उसकी जो अनमैरिड डॉटर है उस अनमैरिड डॉटर को उसे कोई बिजनेस शुरू कराना है, कोई ऑफिस शुरू कराना है, जिसके लिए उस नॉन रेजिडेंशियल एकोमोडेशन की उसे ज़रूरत है। प्लस वो ये भी प्रूव करता है कि उसके पास कोई ऐसा अन्य सूटेबल एकोमोडेशन नहीं है जिसको उसे वो यूज़ कर सके फॉर सच पर्पस। इसीलिए वो चाहता है कि टेनेंट को निकाल दिया जाए और उसे उसका एकोमोडेशन वापस दिला दिया जाए। ओके, यहाँ से भी देखिए मेंस में आपका क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द एकोमोडेशन इज रिक्वायर्ड टू बी रिपेयर्ड। यदि उस एकोमोडेशन की ज़रूरत है रिपेयर वर्क कराने के लिए, तो भी लैंडलॉर्ड ये कह सकता है कोर्ट में कि जो एकोमोडेशन है जिस समय मैंने वो दिया था, जो घर है जो मैंने जब दिया था, तो उस समय उसकी स्थिति बहुत सही थी, अब बहुत साल बीत गए और उस मुझे रिपेयर उसमें कराना है कुछ ना कुछ, तो भी इस बेसिस पर वो टेनेंट को बाहर निकलवा सकता है और अपने एकोमोडेशन को रिपेयर करा सकता है। नेक्स्ट इज द एकोमोडेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एडिशंस और ऑल्टरेशंस। यदि लैंडलॉर्ड ये कहता है कि उसे एकोमोडेशन की ज़रूरत है कुछ एडिशन करने के लिए, कुछ ऑल्टरेशंस करने के लिए। एडिशंस एंड ऑल्टरेशंस मीन्स कि यदि जो एकोमोडेशन है वो पूरी तरह से नहीं बना हुआ था, मतलब सपोज करें कि उसमें केवल ग्राउंड फ्लोर था, तो अगर लैंडलॉर्ड ये कहे कि मुझे उसमें फर्स्ट फ्लोर बनवाना है, सेकेंड फ्लोर बनवाना है, मतलब कोई एडिशंस करानी है या कोई ऑल्टरेशन करनी है, तो भी वो टेनेंट को एविक्ट करा सकता है। Next is the tenant has acquired any other accommodation for his residence। यदि लैंडलॉर्ड ये प्रूव कर देता है कि जो एकोमोडेशन है वो टेनेंट को दिया गया था उसके रहने के लिए, क्योंकि उस समय उसके पास कोई एकोमोडेशन नहीं था, कोई घर नहीं था, लेकिन अब क्या है टेनेंट के पास प्रॉपर एक घर आ गया है, उसने ड्यूरिंग द टेनेंसी पैसे कमाए और उसके बाद उसने अपना खुद का एक घर ले लिया है, तो अब उसके पास सूटेबल रेजिडेंस है और इसीलिए मुझे मेरा एकोमोडेशन वापस दिला दिया जाए, ऐसा भी लैंडलॉर्ड के द्वारा कहा जा सकता है। नेक्स्ट इज द टेनेंट हैज सीज्ड टू बी इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। यदि जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड की किसी सर्विस में या किसी एम्प्लॉयमेंट में था और अब वो उस एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहा, इसे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि काफ़ी जगह आप देखते हैं कि अगर आपने सपोज़ किसी सर्वेंट को अपने यहाँ पर रखा हुआ है या हाउस कीपिंग को रखा हुआ है, तो उसमें क्या लोग करते हैं कि जो आपका एकोमोडेशन है, जो घर है, उसी में कोई एक पर्टिकुलर रूम आपने उस पर्सन को दे दिया कि तुम यहीं पर रहो और पूरे दिन घर की देखभाल भी तुम्हें ही करनी है और सर्विस सारी तुम्हें देनी है। तो इसका मतलब लैंडलॉर्ड के एम्प्लॉयमेंट में वो पर्सन था और इस एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही उसे कोई एकोमोडेशन का पार्ट एज अ टेनेंट के रूप में दिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में अगर लैंडलॉर्ड उस पर्सन को उस एम्प्लॉयमेंट से ही हटा देता है, यदि हम उस पर्सन को, सर्वेंट को उसकी सर्विसेज से ही हटा देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी अपना जो एकोमोडेशन है उसको वापस लिया जा सकता है, टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है ऑन दिस ग्राउंड कि जिस एम्प्लॉयमेंट या जिस सर्विस की वजह से तुम्हें वो एकोमोडेशन मिला था, अब वो सर्विस या वो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रही, तो अब तुम्हारा उस पर्टिकुलर एकोमोडेशन में तुम टेनेंट भी नहीं रहोगे। नेक्स्ट इज द टेनेंट कैन कॉज एनी डैमेज टू द एकोमोडेशन। यदि टेनेंट उस एकोमोडेशन को कोई भी डैमेज कॉज करता है, अगर वो डिस्ट्रक्शन कोई भी कर देता है, तो भी उसको एविक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, द टेनेंट हैज़ गिवन रिटन नोटिस टू क्विट द टेनेंसी। यदि देखिए टेनेंट ने क्या किया, उसको लगा कि अब मुझे यहाँ से एकोमोडेशन खाली करके जाना है, इसीलिए उसने क्या किया, एक रिटन नोटिस दे दिया टू द लैंडलॉर्ड कि मैं एकोमोडेशन खाली करने वाला हूँ। अब उस नोटिस के बेसिस पर जो लैंडलॉर्ड है वो क्या करता है, किसी अन्य पर्सन को एग्री कर देता है कि ठीक है, ये जो टेनेंट है ये तो जाने वाला है क्योंकि इसने मुझे नोटिस भी दे दिया और इसीलिए मैं तुम्हें जो है इस एकोमोडेशन को दे दूँगा।
अब ऐसी सिचुएशन में यदि जो टेनेंट है वो अपने इस नोटिस के बावजूद भी एविक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जिस पर्सन के साथ लैंडलॉर्ड ने बाद में एग्रीमेंट किया तो उस पर्सन का राइट वहाँ पर अफेक्ट होगा, एज वेल एज लैंडलॉर्ड के लिए भी ये बहुत गलत हो जाएगा क्योंकि उसने रिलाई किया अपॉन द नोटिस जो कि टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को दिया था। तो इसीलिए लैंडलॉर्ड टेनेंट को एविक्ट करा सकता है ऑन दिस ग्राउंड कि टेनेंट ने पहले ही मुझे एक रिटन नोटिस दे रखा है, उसने कहा था कि वो इस टेनेंसी को क्विट करने वाला है और उसके इस नोटिस के बाद ही मैंने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से किसी अन्य पर्सन का इंटरेस्ट भी अब अराइज हो गया है और उसका इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट होगा, मेरा खुद का भी इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट होगा। इस बेसिस पर भी टेनेंट को एविक्ट कराया जा सकता है। नेक्स्ट इज द टेनेंट हैज़ मेड एनी कंस्ट्रक्शंस इन द एकोमोडेशन। यदि टेनेंट जो है वो क्या करता है, एकोमोडेशन में कोई ऐसी कंस्ट्रक्शंस करता है जिसकी वजह से जो एकोमोडेशन की वैल्यू है वो कम हो जाती है, एंड ऐसा उसने किया लैंडलॉर्ड की परमिशन के बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन के टेनेंट ने अपने आप से ही अपनी मर्जी से एकोमोडेशन में कोई कंस्ट्रक्शंस कराई और उस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो एकोमोडेशन की वैल्यू है वो डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है, तो भी टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इफ द एकोमोडेशन इज एन ओपन लैंड द लैंडलॉर्ड रिक्वायर इट फॉर कंस्ट्रक्शन। यदि जो एकोमोडेशन है जो रेंट पर दिया गया था वो एक ओपन लैंड था और अब लैंडलॉर्ड कहता है कि मुझे उस एकोमोडेशन की ज़रूरत है ताकि मैं उसे कंस्ट्रक्ट करा सकूं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड ऑफ एविक्शन। नेक्स्ट इज़ यदि जो टेनेंट है उसके द्वारा कोई ऐसा काम किया गया कि जो एकोमोडेशन का कोई ऐसा पोर्शन या कोई ऐसा पार्ट था जो कि वेकेंट था, जो कि खाली था, लेकिन टेनेंट क्या करता है लैंडलॉर्ड की परमिशन के बिना उस वेकेंट पार्ट का, वेकेंट पोर्शन का भी पोजेशन ले लेता है, तो भी उसे एविक्ट किया जा सकता है कि सपोज ये घर था लेकिन इस घर का केवल इतना पोर्शन टेनेंट को दिया गया था, बट टेनेंट क्या करता है ये जो बचा हुआ वेकेंट पोर्शन है जो कि खाली पड़ा हुआ है इसमें भी ला करके अपना सामान रख देता है या यहाँ पर भी रहना शुरू कर देता है, देन ऑल्सो इस ग्राउंड पर उसे एविक्ट किया जा सकता है कि उसने लैंडलॉर्ड की परमिशन के बिना एक ऐसा पार्ट का भी पोजेशन ले लिया जो कि उसको नहीं दिया गया था। नेक्स्ट इज इफ द टेनेंट इज कन्विक्टेड फॉर यूजिंग द बिल्डिंग फॉर एनी इलीगल पर्पसेस। यदि टेनेंट ने उस बिल्डिंग को किसी इलीगल पर्पस के लिए या किसी इमोरल पर्पस के लिए यूज़ किया, कि सपोज टेनेंट ने वहाँ पर गैम्बलिंग के लिए उसे यूज़ किया या फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ पर की, देन ऐसी सिचुएशन में भी टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है ऑन दिस ग्राउंड। नेक्स्ट इज ये हमने टोटल देखिए सेक्शन 12 के अंदर ये कुछ ग्राउंड्स पढ़े फ्रॉम A to P, टोटल 16 ग्राउंड्स हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सबसेक्शन 2 से लेकर के सबसेक्शन 11 तक जो आपका पोर्शन है वो कुछ अलग बातें देता है, कुछ अलग बातें यहाँ पर कही गई हैं जो कि रिलेट करती हैं विद द प्रोविजंस जो कि अभी हमने A से P तक पढ़े। तो सबसे पहला आपको देखिए इस सेक्शन को किस तरह से पढ़ना है, काफ़ी लेंदी सेक्शन है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फ्रॉम A to P जो भी ये सब ग्राउंड्स हैं ऑफ एविक्शन इनको पहले आपको अच्छे से याद रखना है, एंड याद रखने का जो मेन तरीका है वो यही है कि आपको सभी पर्टिकुलर पॉइंट्स में एक कीवर्ड को आप पहचानें, उस कीवर्ड से ही आप पूरा याद करें। ओके, अब हम बात करेंगे अबाउट सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इफ़ जो सब टेनेंट है हैज़ गिवन नोटिस अबाउट द सब टेनेंसी टू लैंडलॉर्ड। देखिए ये बहुत ही इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सपोज जो लैंडलॉर्ड है उसने टेनेंट को किराए पर दिया, इस टेनेंट ने क्या किया, किसी अन्य पर्सन को एज अ सब टेनेंट उस एकोमोडेशन में रख लिया। अब जो ये सब टेनेंट है ये क्या करता है, लैंडलॉर्ड को इस बात का नोटिस देता है, लैंडलॉर्ड को बताता है कि मैं भी यहाँ पर एज अ सब टेनेंट रह रहा हूँ। बट लैंडलॉर्ड क्या करता है, जब एविक्शन की प्रोसीडिंग्स लाता है तो वो केवल इस
टीनेंट के अगेंस्ट ही एविक्शन की प्रोसीडिंग्स लेकर के आता है और इस सब टीनेंट को एज अ पार्टी ज्वाइन नहीं करता है। इवन दो सब टीनेंट ने क्या करा था, लैंडलॉर्ड को नोटिस दे दिया था, उसे बता दिया था कि मैं भी यहाँ पर सब टीनेंट हूँ, यदि तुम टीनेंट को निकालना चाहते हो तो वो बता देता है पहले से ही। लेकिन उसके बावजूद भी लैंडलॉर्ड ने केवल एविक्शन की प्रोसीडिंग्स टीनेंट के अगेंस्ट ही की, उसने सब टीनेंट को एज अ पार्टी ज्वाइन नहीं किया। देन ऐसे सिचुएशन में दिस सब टीनेंट विल नॉट बी बाउंड बाय एनी ऑर्डर ऑफ एविक्शन। यदि देखिए कोर्ट के द्वारा कोई भी ऐसा एविक्शन का ऑर्डर पास हो जाता है अगेंस्ट टीनेंट, देन उस ऑर्डर से सब टीनेंट बाध्य नहीं होगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड को इस बात की नॉलेज थी कि सब टीनेंट भी वहाँ पर रह रहा है। सो अगर लैंडलॉर्ड सब टीनेंट को भी एविक्ट कराना चाहता था तो जो उसने एविक्शन की प्रोसीडिंग्स टीनेंट के अगेंस्ट की, उसी प्रोसीडिंग में वो सब टीनेंट को भी ऐड कर सकता था, लेकिन उसने सब टीनेंट को ऐड नहीं किया। देन ऐसी सिचुएशन में सब टीनेंट एविक्शन से बाउंड नहीं होगा। नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन 3। अब देखिए सबसेक्शन 3 से लेकर के सबसेक्शन 11 तक सभी प्रोविजंस में आपको देखने को मिलेगा कि टीनेंट को प्रोटेक्शन दी गई है। दैट जो भी हमने ऊपर ग्राउंड्स पढ़े, ए से लेकर के पी तक जो भी हमने ग्राउंड्स पढ़े, उसमें हमने पढ़ा कि किन किन ग्राउंड्स के बेसिस पर टीनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। लेकिन सबसेक्शन 3 टू सबसेक्शन 11 जो है वो बात करते हैं प्रोटेक्शन के बारे में कि कब कब टीनेंट को एविक्ट नहीं किया जाएगा, क्या क्या प्रोटेक्शन उसके पास अवेलेबल है। सो फर्स्ट इज टीनेंट विल नॉट बी एविक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्शन 12(1)(a). सेक्शन 12(1)(a), अब देखिए इसीलिए ज़रूरी है कि पहले आपको ग्राउंड्स याद होने चाहिए कि 12(1)(a) में हमने क्या पढ़ा था। सो 12(1)(a) वाज रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ रेंट, कि यदि जो टीनेंट है वो रेंट पे नहीं करता है देन ही विल बी लायबल टू बी एविक्टेड, और वहाँ पर 2 महीने के नोटिस के बारे में भी बात की गई थी। सो यहाँ पर लिखा है कि टीनेंट को एविक्ट नहीं किया जाएगा यदि वो टीनेंट सेक्शन 13 के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए रेंट का पेमेंट कर देता है। ओके, बट यहाँ पर एक प्रोविजो देखने को मिलता है कि यदि टीनेंट ने एक बार सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 का बेनिफिट ले लिया, यदि टीनेंट ने एक बार सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के बेनिफिट को ले लिया और उसने ये कहा कि मुझे एविक्ट मत करो, मैं रेंट पे करने के लिए तैयार हूँ, और वह सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग रेंट पे कर देता है, तो उसको एविक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि इस तरह के प्रोटेक्शन को एक बार लेने के बाद वो दोबारा से 3 महीने तक रेंट पे नहीं करता है देन उसको दोबारा से ये बेनिफिट नहीं मिल सकता। देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर आपको इसको समझना पड़ेगा खुद के प्रूडेंस से कि यदि टीनेंट को ये बेनिफिट अनलिमिटेड टाइम के लिए दे दिया जाए तो टीनेंट तो बार बार यही करेगा कि पहले उसने रेंट पे नहीं किया, उसके बाद जब एविक्शन की प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट हुई तो फिर टीनेंट कहेगा कि नहीं नहीं मैं रेंट पे करने के लिए तैयार हूँ, वो सेक्शन 13 के बेनिफिट को ले लेगा और रेंट पे कर देगा। रिपीटेडली फिर वो यही करता रहेगा, तो ऐसी सिचुएशन में लैंडलॉर्ड सफ़र करेगा। इसीलिए यहाँ पर प्रोविज़ो से ये बात को इंश्योर किया गया है कि यदि एक बार टीनेंट ने बेनिफिट ले लिया और उसने पेमेंट कर दिया रेंट का, उसके बाद उसे बेनिफिट मिल गया कि ठीक है तुम्हें हम एविक्ट नहीं करते हैं क्योंकि तुमने रेंट का पेमेंट कर दिया, बट अगर वो दोबारा से डिफ़ॉल्ट करता है, दोबारा से रेंट पे नहीं करता है, वो भी 3 महीने तक, कॉन्सिक्वेंटली 3 महीने तक वो रेंट पे नहीं करता है, तो उसे दोबारा से ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। Okay, next we come to subsection 4, that is for eviction on the ground of 12(1)(e) and 12(1)(f). 12(1)(e) and 12(1)(f) देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। सो 12(1)(e) और 12(1)(f) जहाँ पर हमने देखा था कि रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस को किस तरह से खाली कराया जा सकता है। सो इस तरह के एकोमोडेशन में यदि जो लैंडलॉर्ड है उसे उस एकोमोडेशन का जो पोजेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र मिला था, तो ऐसी सिचुएशन में ही हैज़ टू वेट फॉर अ पीरियड ऑफ 1
ईयर, कि टेनेंट के अगेंस्ट एविक्शन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने से पहले उसे 1 साल वेट करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस दिन लैंडलॉर्ड ने उस एकोमोडेशन को एक्वायर किया उस दिन से 1 साल तक उसे वेट करना होगा। 1 साल बाद ही वो टेनेंट के अगेंस्ट एविक्शन की प्रोसीडिंग्स कर सकता है। सो यहाँ से जो आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है दैट इज अगेन रिगार्डिंग दिस टाइम पीरियड, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेक्शन 12 में आपने बहुत जगह काफ़ी डिफरेंट टाइम पीरियड को पढ़ा है, कहीं पर 2 मंथ्स लिखा है, कहीं 3 मंथ्स लिखा है, तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो टाइम पीरियड से रिलेटेड पूछे जाते हैं, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को आपने अपने बैरक में हाईलाइट करें और बार बार रिवाइज करें। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 5, इफ एविक्शन ऑर्डर इज पास्ड अंडर 12(1)(e). देखिए इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। 12(1)(e) जब आप अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं तो ई जो है वो 5th अल्फ़ाबेट है, एंड यहाँ पर 12 सबसेक्शन 5 में इसके बारे में बात की जा रही है कि यदि कोई एविक्शन ऑर्डर पास हो जाता है अंडर सेक्शन 12(1)(e), देन लैंडलॉर्ड कैन ऑब्टेन द पोजेशन ऑफ दिस एकोमोडेशन ओनली आफ्टर 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। कि सपोज लैंडलॉर्ड ने एविक्शन की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की ऑन द ग्राउंड कि ये रेजिडेंशियल एकोमोडेशन है और मुझे ये चाहिए अपने खुद के रेजिडेंस के लिए, या फिर मुझे ये चाहिए अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए, और वो ये भी प्रूव कर देता है कि मुझे इसकी बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है, मेरे पास कोई अन्य एकोमोडेशन नहीं है। ये सब प्रूव करने के बाद यदि लैंडलॉर्ड के फेवर में कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि ठीक है टेनेंट को एविक्ट कर दिया जाए, टेनेंट को इस एकोमोडेशन से बाहर निकाल दिया जाए, देन इवन आफ्टर, ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसी दिन टेनेंट को कहा जाएगा कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ या बाहर चले जाओ, क्योंकि देखिए ये बहुत ही ज़्यादा डेट्रीमेंटल होगा टू द इंटरेस्ट ऑफ टेनेंट, कि अगर टेनेंट को एकदम से कह दिया जाए कि तुम अब यहाँ से एविक्ट हो जाओ या निकल जाओ, तो वो कहाँ दूसरा रेजिडेंशियल एकोमोडेशन ढूंढेगा, उसके लिए बहुत हार्श हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इंश्योर किया गया है कि टेनेंट को 2 महीने का समय दिया जा रहा है कि वो उसी एकोमोडेशन में रहे, अपने लिए दूसरा एकोमोडेशन वो सर्च कर सकता है इन दिस टाइम स्पैन ऑफ 2 months। तो जो लैंडलॉर्ड है वो अपने एकोमोडेशन का पोजेशन आफ्टर 2 months लेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर हुआ उसके 2 महीने बाद ही लैंडलॉर्ड को एकोमोडेशन का पोजेशन मिलेगा। नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन 6, दैट इज इफ एविक्शन ऑर्डर इज पास्ड अंडर 12(1)(f). 12(1)(f) देखिए अगेन इसी तरह से याद रख सकते हैं, 6th अल्फ़ाबेट एंड गिवन अंडर 12 सबसेक्शन 6। यहाँ पर क्या बात की गई है, यदि एविक्शन ऑर्डर पास हो जाता है, सेम देखिए यहाँ पर भी वही है कि 2 months तक लैंडलॉर्ड को वेट करना होगा, 2 महीने बाद ही वो पोजेशन लेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एविक्शन। जिस दिन एविक्शन का ऑर्डर हो जाता है उसके 2 महीने बाद ही लैंडलॉर्ड को उसका पोजेशन मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि यदि जो एकोमोडेशन है वो सिचुएटेड है इन एनी ऑफ दीज सिटीज़। यहाँ पर देखिए यहाँ से कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं बनता कि आप इन सभी प्लेसेस को याद रखें, बट फॉर योर नॉलेज पर्पस एक बार आप सुपरफिशियली याद रख सकते हैं कि यहाँ पर ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, जबलपुर, रायपुर, दुर्ग और एनी सिटीज़ एज नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अन्य भी किसी सिटीज़ को यहाँ पर नोटिफाई कर सकती है। तो यदि कोई ऐसा एकोमोडेशन है जो कि इन सभी में से किसी भी जगह पर सिचुएटेड है और उस एकोमोडेशन के रिस्पेक्ट में एविक्शन प्रोसीडिंग्स की गई हैं, देन ऐसी सिचुएशन में द लैंडलॉर्ड हैज़ टू पे कंपनसेशन टू द टेनेंट। और ऐसी सिचुएशन में यदि लैंडलॉर्ड टेनेंट को एविक्ट कर रहा है तो उसे कंपनसेशन भी पे करना होगा। कितना कंपनसेशन पे करना होगा, यदि जो एकोमोडेशन है वहाँ पर 10 साल से बिजनेस किया जा रहा है, यदि जो टेनेंट है वो उस एकोमोडेशन में पिछले 10 साल से वहीं पर बिजनेस कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में लैंडलॉर्ड को कितना अमाउंट पे करना होगा, डबल द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। जितना स्टैंडर्ड रेंट है उसके डबल अमाउंट उसको पे करना होगा एज अ कंपनसेशन टू द टेनेंट। लेकिन यदि जो एकोमोडेशन है वो
यूज़ किया जा रहा है फॉर बिजनेस पर्पस फॉर लेस देन दैट ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल से कम। अगर आप बैरेक्ट में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है अदर केसेस। तो अदर केसेस से क्या मतलब है कि यदि उस एकोमोडेशन को बिजनेस के लिए यूज़ किया जा रहा है 10 साल से कम समय से, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनसेशन का क्या अमाउंट होगा, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। जितना स्टैंडर्ड रेंट है ऑफ दैट एकोमोडेशन उतना ही रेंट का अमाउंट एज अ कंपनसेशन पे किया जाएगा बाय द लैंडलॉर्ड टू द टीनेंट। ओके, अभी देखिए यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड रेंट टर्म पढ़ा, तो यहीं पर आपको साथ के साथ याद आना चाहिए कि स्टैंडर्ड रेंट हमने कहाँ पर पढ़ा था, किस पर्टिकुलर सेक्शन में हमने स्टैंडर्ड रेंट के बारे में पढ़ा था, कहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है, सब कुछ आपको याद आना चाहिए। और अगर आपको याद आ रहा है सो डू पॉज द वीडियो एंड अभी के अभी कॉमेंट सेक्शन में लिखें, बिकॉज जब आप लिखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन 7 दैट इज फॉर एविक्शन अंडर 12(1)H। सेक्शन 12(1)H में जो ग्राउंड था उसके बेसिस पर अगर एविक्शन किया जा रहा है, अब आपको याद आना चाहिए कि 12(1)H में क्या है। 12(1)H में बात की गई है अबाउट एडिशंस और ऑल्ट्रेशंस की, यदि एकोमोडेशन की ज़रूरत है कुछ एडिशन या ऑल्ट्रेशन कराने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट जो है वो एविक्ट करने से पहले इस बात को ध्यान में रखेगा कि क्या जो एडिशन है या ऑल्ट्रेशन है जिसके लिए लैंडलॉर्ड चाहता है कि मुझे एकोमोडेशन वापस दिला दिया जाए, क्या जो वो एडिशन है वो ऑल्ट्रेशन है वो पब्लिक इंटरेस्ट में की जा रही है, या फिर वो जो एडिशन या ऑल्ट्रेशन है वो ऐसी तो नहीं है जिसकी वजह से जो टीनेंट है वो एडवर्सली अफेक्ट हो, टीनेंट का जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही कोर्ट किसी निर्णय पर पहुंचेगा कि क्या टीनेंट को एविक्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 12(1)J दैट इज द टीनेंट विल नॉट बी एविक्टेड इफ़ द डिस्प्यूट रिलेटेड टू हिज सर्विस। पहले आप याद रखें कि सेक्शन 12(1)J दैट वाज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, कि यदि लैंडलॉर्ड टीनेंट को एविक्ट कर रहा है ऑन दिस ग्राउंड कि जिस पर्टिकुलर सर्विस या एम्प्लॉयमेंट की वजह से ये एकोमोडेशन टीनेंट को दिया गया था, अब वो एम्प्लॉयमेंट या वो सर्विस ही ख़त्म हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में यदि जो एम्प्लॉयमेंट या सर्विस है उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट यदि किसी कोर्ट में या किसी अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, देन ऐसे सिचुएशन में भी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द डिस्प्यूट टीनेंट को एविक्ट नहीं किया जाएगा। सो एक तरह से यहाँ पर टीनेंट को प्रोटेक्शन मिल रही है कि क्योंकि अभी जो तुम्हारा सर्विस है या एम्प्लॉयमेंट है उससे रिलेटेड डिस्प्यूट कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी अभी तुम्हें एविक्ट नहीं किया जा सकता, तुम्हें नहीं निकाला जाएगा फ्रॉम द एकोमोडेशन। Okay, next we come to subsection 9 that is for the eviction under section 12(1)K। 12(1)K में हमने क्या पढ़ा था कि यदि टीनेंट किसी भी तरह का कोई डैमेज करता है टू द एकोमोडेशन, देन ऑल्सो लैंडलॉर्ड के पास ये पूरा अधिकार है कि वो टीनेंट को एकोमोडेशन से एविक्ट कर सकता है कि क्योंकि उसने डैमेज किया है। बट ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर देखिए प्रोटेक्शन दिया जा रहा है फिर से कि यदि टीनेंट उस डैमेज को रिपेयर करा देता है, कोर्ट में जब ये पूरा मैटर जाता है और लैंडलॉर्ड ने एविक्शन की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करी, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट को अगर सही लगता है तो कोर्ट क्या कहेगा कि टीनेंट को कि हम तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देते हैं। सपोज कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे पास 1 महीने का समय है और तुम क्या करो, इस डैमेज को रिपेयर करा दो। टीनेंट कहता है कि ठीक है मैं रिपेयर करा दूंगा, और उस 1 महीने के समय में यानी जितना कोर्ट ने टाइम पीरियड फिक्स किया उस टाइम पीरियड के अंदर अगर टीनेंट उस डैमेज को रिपेयर करा देता है, या फिर अगर कोर्ट चाहे तो वो टीनेंट को कंपनसेशन देने के लिए भी कह सकता है। टीनेंट को कहा जाएगा कि क्योंकि तुमने एकोमोडेशन में डैमेज किया है इसलिए तुम क्या करो, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट एज अ कंपनसेशन दो, किसको, लैंडलॉर्ड को, क्योंकि तुमने उसके एकोमोडेशन को डैमेज किया है, ख़राब किया है।
देन अगर टीनेंट उस कंपनसेशन के अमाउंट को पे कर देता है टू द लैंडलॉर्ड, देन ऑल्सो टीनेंट को एविक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर भी टीनेंट को एक तरह से प्रोटेक्शन दी जा रही है कि अगर उसने डैमेज कॉज किया था बट वो उस डैमेज को रिपेयर करा देता है या वो कंपनसेशन दे देता है टू द लैंडलॉर्ड, देन उसको एविक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 12(1) एम के ग्राउंड के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि यदि टीनेंट ने कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन किया था इन द एकोमोडेशन जिसकी वजह से उस एकोमोडेशन की जो वैल्यू है वो घट गई थी, डिमिनिश हो गई थी, एंड इस बेसिस पर लैंडलॉर्ड चाहता था कि टीनेंट को एविक्ट कर दिया जाए, उसको एकोमोडेशन से बाहर निकाल दिया जाए। यहाँ पर भी अगेन टीनेंट को प्रोटेक्शन दी जा रही है कि यदि वो एकोमोडेशन को वापस से उसी स्थिति में कर देता है जिस स्थिति में एकोमोडेशन उसके पास आया था, जैसा उसको दिया गया था, मीन्स जो भी उसने कंस्ट्रक्शन की थी जिसकी वजह से एकोमोडेशन की वैल्यू कम हो गई थी, घट गई थी, उस कंस्ट्रक्शन को अगर वो हटा देता है, वापस से वैसा ही कर देता है जैसा एकोमोडेशन उसको ओरिजिनल कंडीशन में मिला था, देन उसको एविक्ट नहीं किया जाएगा। या यहाँ पर भी सेम ग्राउंड है कि या वो कंपनसेशन पे कर दे टू द लैंडलॉर्ड, देन ऑल्सो उसको एविक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन 11 दैट इज फॉर एविक्शन अंडर सेक्शन 12(1)O। 12(1)O के ग्राउंड के बेसिस पर यदि टीनेंट को एविक्ट किया जा रहा था ऑन दिस ग्राउंड कि टीनेंट ने लैंडलॉर्ड की परमिशन के बिना किसी एकोमोडेशन के पार्ट का पोजेशन ले लिया था एंड वो पार्ट उसको नहीं दिया गया था, कि सपोज ये एकोमोडेशन है, इसका केवल इतना हिस्सा टीनेंट को दिया गया था बट टीनेंट ने क्या किया, इस अन्य हिस्से का भी पोजेशन ले लिया था लैंडलॉर्ड की परमिशन के बिना। इस बेसिस पर अगर लैंडलॉर्ड टीनेंट को एविक्ट करना चाहता है बट ऐसे सिचुएशन में टीनेंट विल नॉट बी एविक्टेड यदि वो उस अनलॉफुल पोजेशन को वैकेट कर देता है, कि सपोज ये एकोमोडेशन था, इसका इतना हिस्सा टीनेंट को दिया गया था बट टीनेंट ने लैंडलॉर्ड की परमिशन के बिना इस हिस्से में भी रहना शुरू कर दिया, बट जब उसके अगेंस्ट एविक्शन की प्रोसीडिंग्स हुई तो टीनेंट ने वापस से ये हिस्सा खाली कर दिया और वो जहाँ पर रह रहा था, जो उसको लैंडलॉर्ड ने दिया था, वहीं पर वो रहता है केवल, और अनलॉफुल पोजेशन को वैकेट कर देता है, तो उसे एविक्शन नहीं किया जाएगा, उसको एविक्ट नहीं किया जाएगा। या फिर अगर वो लैंडलॉर्ड को कंपनसेशन पे कर देता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही सबसेक्शंस में, सबसेक्शन 11, 10 एंड 9, इन तीनों में ही कंपनसेशन की बात की गई है कि यदि टीनेंट कंपनसेशन पे कर देता है टू द लैंडलॉर्ड देन उसको एविक्ट नहीं किया जाएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, एंड अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF चाहिए सो आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, एंड इसके अलावा भी हमारे चैनल पर वेरियस अदर नोट्स हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं एंड विदाउट एनी कॉस्ट। सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। एंड देखिए किसी भी एजुकेटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स का सपोर्ट उनके साथ रहे, एंड इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन, सो कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है किसी भी मैनर में देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी सभी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। एज वेल एज आप हमें अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। यू कैन जॉइन अस ऑन Instagram. Stay tuned with us and thank you.